हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 शुरू करने वाले हैं कोलाइडल सरफेस केमिस्ट्री का, कोलाइडल सोल्स का। और इस लेक्चर में मेरा एजेंडा है कि मैं आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताऊं कोलाइडल सोल्स के, फिर इमल्शंस के बारे में पढ़े, मिसल्स के बारे में पढ़े, जेल्स के बारे में पढ़े। ठीक है, तो आइए तो ये भी जो 4 टॉपिक्स जो है हमें इस लेक्चर में कवर करना है। तो पहला है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड। ठीक है, तो लेक्चर 8 एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स क्या होता है देखा जाए, है ना। तो कहाँ कहाँ है ना कोलॉइड्स की नॉलेज हमारी अप्लाई होती है ना, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स में है ना, सबसे पहली चीज क्या कि मेडिसिन वगैरह में हम लोग अक्सर कोलॉइड्स को देखते हैं। ठीक है, तो मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है ना, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। वेरी हॉट टॉपिक, मेडिसिनल यूजेस क्या क्या है। तो याद रखिए, पहली चीज कोलाइडल एल्यूमिनी कोलाइडल एंटीमनी जो है वो आपकी कालाजार नाम की बीमारी में के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा जिसको हम डाइजीन कहते हैं, या फिर जो पिंक कलर का एक सॉल्यूशन होता है जो अक्सर जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है लोगों को, है ना, वो लोग पीते हैं उसको। डाइजीन इसका कमर्शियल नेम है, एक्चुअली इसको मिल्क ऑफ क्या मैग्नीशिया कहते हैं, और वो स्टमक में एसिडिटी को कम करने के काम में आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया एक तरह का कोलॉइड है ना, जो कि स्टमक में, है ना, स्टमक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में काम आता है, बेसिकली एसिडिटी वगैरह को ठीक करने में काम आता है। ठीक है ना। ऐसे ही कोलाइडल जो गोल्ड होता है, ठीक है, कोलाइडल गोल्ड वो इंट्रामस्कुलर, है ना, मसल्स में जो इंजेक्शन लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद कोलाइडल सल्फर की बात करिए। कोलाइडल जो सल्फर होता है उसको अक्सर हम लोग जर्मीसाइड्स की तरह, ना, कीटाणु को मारने वाले डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं ना, जर्मीसाइड की तरह यूज किया जाता है, जर्मीसाइड की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या, आर्गेरॉल। आर्गेरॉल जो है वो सिल्वर का सोल होता है। ठीक है, आर्गेरॉल इज बेसिकली सिल्वर सोल। ठीक है, और सिल्वर सोल जो है कोलाइडल सिल्वर हो जाएगा ये, कोलाइडल सिल्वर। और कोलाइडल सिल्वर को अक्सर हम लोग आई लोशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड देखिए तो मेडिसिनल पर्पस में ही ये देखिए आपके 4 तरह के कोलॉइड्स यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगला इसका एप्लीकेशन कोलॉइड्स का है टैनिंग ऑफ लेदर। ठीक है, दूसरा है टैनिंग ऑफ लेदर। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो जानवरों के खाल होती है, ठीक है, खाल होती है, उसको कितना भी आप साफ सफाई से उसको पील आउट करें किसी भी एनिमल के, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन की मात्रा रह जाती है, और वो प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, है ना, पार्टिकल होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जल्दी जाते नहीं है। ठीक है, और कभी भी आप ऐसे लेदर को अगर सामान बनाने में यूज कर ले तो उसमें पानी पड़ने पर वो प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो सकता है, आपका लेदर जो है वो खराब हो सकता है। तो इन छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल के डायमेंशन के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इनको कैसे रिमूव किया जाए लेदर से। तो क्या करते हैं, इस लेदर को हम एक ऐसे टैंक में डाल देते हैं जहां पहले से नेगेटिवली चार्ज उसमें टैनिक एसिड होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, या कोलॉइड कह सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होता है। तो जब आप लेदर को उस टैंक में डालते हैं तो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन होता है, जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है टैनिक एसिड का, और जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है प्रोटीन के, ये दोनों एक दूसरे को डिस्चार्ज कर देते हैं। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो म्यूचुअली एक दूसरे को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, और धीरे धीरे सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर का जो फिक्स्ड लेयर है पॉजिटिव, वो हट जाता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और कोलाइडल डायमेंशन से सस्पेंशन के डायमेंशन में आ जाते हैं, और धीरे धीरे करके क्या कर जाते हैं, सेटल कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि टैनिंग ऑफ लेदर में जो, है ना, प्रोटीन होता है, आप, है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल होता है, कोलाइडल पार्टिकल होता है, और इसको हम लोग एक
टैंक में डालते हैं, जिसमें टैंक में डालते हैं जिसमें टैनिक एसिड होता है, ठीक है, टैनिक एसिड होता है और ये नेगेटिवली चार्ज, दोनों चीजें मिलकर म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन करती हैं और म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ठीक है। और चीजें जो है लेदर के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या कर जाते हैं, कोलाइड कर कोएगुलेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा इसका एप्लीकेशन हो गया। तीसरा क्या, रबर जो है जो हमें प्लांट्स से मिलता है ना, रबर हमारा कोलाइडल फॉर्म में होता है, ठीक है, वह आसानी से सेटल नहीं करता। जो रबर का लैटेक्स होता है, सैप होता है, ठीक है, जो लैटेक्स होता है वो लैटेक्स जो है रबर का, जैसे पेड़ है ना रबर का, तो रबर के पेड़ में आप अगर कट करिए तो उसमें से दूध सा निकलता है, सफेद सा, है ना, उसको लोग ऐसे ऐसे गोल गोल स्पाइरल रास्ता बना के कहीं कलेक्ट करते हैं, उसको आप लोग लैटेक्स कहते हैं। और लैटेक्स जो है रबर का वो है ना नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब इस जो लैटेक्स है इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और ये जम जाता है और ये सॉलिड रबर में चेंज कर जाता है, ठीक है ना, रबर में चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कोलाइडल सोर्स के नॉलेज का एप्लीकेशन यहाँ पे है कि हम चीजों को कोएगुलेट कर लेते हैं। हमें मालूम है कि रबर जो लैटेक्स है वो कोलाइडल डायमेंशन में है, तो इसलिए हम प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट डाल के उसको जमा लेते हैं, ठीक है ना, जम जाता है, वो जम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एप्लीकेशन हो गया कि रबर के कोलाइडल सोल को कोएगुलेट करके हम उससे रबर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब तो नहीं, अब तो डिजिटल फोटोग्राफी का जमाना है, पर पहले जो है फोटोग्राफिक फिल्में आती थी, ठीक है। तो फोटोग्राफिक फिल्म्स पे अगर AGBR रखा जाता था, जो कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है। तो अगर एक फोटोग्राफिक फिल्म है, ऐसे होती थी, अगर फोटोग्राफिक फिल्म है तो इस फोटोग्राफिक फिल्म पे हम लोग पहले जो है AGBR रखा जाता था। मैंने बताया AGBR जो है कि AGBR होता था, ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इस पे लाइट गिरने पर ये डिसोसिएट कर जाता है AG डॉट और B और डॉट में, ठीक है। तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है ना, ये इसके ऊपर हम लोग एक है ना कोलाइडल सोल लगा देते हैं, जिलेटिन, ठीक है ना, एक जिलेटिन लगा देते हैं। और ये जिलेटिन जो है ये इसके ऊपर लगाया जाता है ताकि AGBR आपस में मिलके कोएगुलेट ना करे। जिलेटिन जो है वो प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम करता है ना, प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम करता है और प्रिवेंट्स AGBR फ्रॉम कोएगुलेशन, तो AGBR को कोएगुलेशन से बचाता है, प्रिवेंट्स AGBR फ्रॉम कोएगुलेशन। तो ये आपका चौथा एप्लीकेशन हो गया। तो आपको बताऊं कि मेडिसिनल पर्पस में कोलाइडल सोल्स की जानकारी काम आती है, ठीक है। टैनिंग ऑफ रबर में काम आ जाती है ना, टैनिंग ऑफ लेदर में काम आ जाती है। रबर को कोएगुलेट करने में हमें कोलाइडल सोल्स की जानकारी का यूज हो जाता है, एप्लीकेशन हो जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म पे AGBR आपस में चिपक कर कोएगुलेट ना करे, है ना, प्रेसिपिटेट ना करे, इसके लिए है ना कोएगुलेशन ज्यादा अच्छा वर्ड प्रेसिपिटेशन होता है। तो प्रेसिपिटेशन को बचाने के लिए हम लोग है ना जिलेटिन का इसके ऊपर एक लेप लगा देते हैं, ठीक है, विच एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। तो फ्रॉम प्रेसिपिटेशन रोकता है, ठीक है। तो फोटोग्राफिक फिल्मों की बात हो गई। कई बार हमने देखा होगा जो सीवेज वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट में भी हमारी जो कोलाइड्स की नॉलेज है वो बहुत काम आती है, ठीक है। अब सीवेज जो वाटर है, सीवेज वाटर जिन भी छोटे छोटे टनल्स से फ्लो करता है, ठीक है, उन टनल्स में हम लोग इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। तो जो भी पॉजिटिव नाली के पानी में जो सीवेज वाटर है उसमें जो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाकर डिस्चार्ज कर जाते हैं, और जो भी नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाकर है ना सेटल कर जाते हैं, डिस्चार्ज कर जाते हैं। एक तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ये जिस टनल से पास करते हैं, ये जिस टनल से पास करते हैं उसमें हम लोग है ना पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज है ना ऐसे इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। पार्टिकल्स जो इससे टकराते हैं डिस्चार्ज करके यहीं सेटल करना शुरू कर देते हैं, है ना, डिस्चार्ज करके यहीं सेटल करना। अब जो ये जो वाटर आता है ये इरिगेशन पर्पस में यूज हो जाता है, ठीक है। आप इसको खेती के लिए यूज कर लेते हैं, इरिगेशन
है ना पर्पस से यूज कर लेते हैं। और ये जो बच जाता है ना, जो डिस्चार्ज करके जो चीज नाली के पानी में या सीवेज वाटर में बच जाती है, इसको हम लोग खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एप्लीकेशन जो है ना, इसका हो जाएगा क्या, है ना, कोलाइडल सोर्स का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अगला एप्लीकेशन क्या है, कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, 6th पॉइंट हो जाएगा कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर। अब कई जगहों पे कोट्रेल्स, ठीक है ना, कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर, टी स्मोक प्रेसिपिटेटर। कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर क्या करता है, ध्यान दीजिए, कहीं भी किसी फैक्ट्री में मान लीजिए एक चिमनी है, तो ये मैं चिमनी बना रहा हूं, चिमनी है तो है ना, ये यहां पे धुआं मान लीजिए जो है किसी जगह पर बन रहा है, तो जितना धुआं बनता है हम करते क्या है, उसमें एक हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज का एक डिस्क लगा देते हैं। ठीक है, और जिसकी वोल्टेज जो है ना, वो लगभग 30,000 वोल्ट हो जाती है। ठीक है, 30,000 वोल्ट का एक चार्ज चीज लगा देते हैं। ये गैस का एग्जॉस्ट हो जाएगा, गैस का एग्जॉस्ट हो जाएगा, जहां से गैस बाहर जाएगी और यहां से गैस अंदर आती है। गैस नहीं कह सकते, स्मोक कह सकते हैं ना, स्मोक का एग्जॉस्ट है ये, और यहां स्मोक जो है अंदर आता है, स्मोक आता है। तो जब भी स्मोक अंदर आएगा तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स होंगे, है ना, और वो कार्बन पार्टिकल्स जो है, जैसे स्मोक चिमनी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो उसमें है ना कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, द स्मोक कंटेन्स कार्बन पार्टिकल विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो जैसे ही उड़ते हुए यहां आते हैं, है ना, वो मैं यहां से इसे मिटा रहा हूं, जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ नेगेटिवली चार्ज कार्बन पार्टिकल इसको टच करते हैं, वो यहीं पर डिस्चार्ज होकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है ना, स्मोक में से जितने कार्बन पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग बड़ी आसानी से इससे रिमूव कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन पार्टिकल है। ठीक है, कार्बन पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन पार्टिकल है, और ये जो है यहीं पे गिरता चला जाता है। ठीक है, और ये कह सकते हैं प्रेसिपिटेट है। ठीक है ना, प्रेसिपिटेट है। तो यहां से और जो बचा खुचा हवा होगा जो जिसमें जो यहां से पास करके निकल जाएगा, वो बेसिकली इधर से पास होता हुआ बाहर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें जितने भी कार्बन पार्टिकल्स है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, जितने भी गैस है ना, वो एग्जॉस्ट बाहर निकल आता है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है या किसी भी इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन है ना को कम कर देता है। कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर एयर पॉल्यूशन को काफी हद तक कम कर देता है। उसके अंदर के जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो सब जो है ना डिस्चार्ज होकर यहीं पे गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोलाइडल सोल्स या कोलाइडल पार्टिकल के नेचर या बिहेवियर के बारे में जानने की वजह से हमें यह मालूम है कि कैसे हम धुएं की भी सफाई कर सकते हैं, है ना, और कैसे धुआं जो कि एक कोलाइडल पार्टिकल होता है, धुआं में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेल्टा फॉर्मेशन। हमने एप्लीकेशन देखा है ना कोलाइड्स का, डेल्टा फॉर्मेशन में भी दिखाई पड़ेगा। डेल्टा फॉर्मेशन, जब भी जो नदियां होती हैं वो अक्सर है ना प्लेन्स से होकर जाती हैं और उसमें क्ले पार्टिकल होते हैं, और क्ले पार्टिकल या जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो मान लीजिए ये समुद्र है, दिस इज सी, दिस इज सी, और यहां कोई नदी होके आती है और इससे आके मिल जाती है। ठीक है, कोई नदी जो है इससे आके अगर मिल रही है तो ध्यान रखें, रिवर में ना क्ले पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी के कण होंगे, और क्ले आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। और सी में सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो क्ले पार्टिकल्स हैं ये इन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना, उनसे उनके वजह से डिस्चार्ज होने लगते हैं, है ना। अब जैसे 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 ये पास पहुंचते हैं,
आप समझ लीजिए ये जो क्ले पार्टिकल हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज चिपका हुआ था, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज चिपका हुआ था, है ना, नेगेटिव, ये नेगेटिव चीजें जो चिपकी हुई थी, ये इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट की वजह से डिस्चार्ज करने लगते हैं। सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और डिस्चार्ज होने की वजह से इनकी अपर लेयर हट जाती है और ये कोएगुलेट करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही जहां नदी और समुद्र मिलते हैं वहां की मिट्टी डिस्चार्ज होकर सेटल होने लगती है, नीचे नीचे जमने लगती है, जमते 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 कुछ दिन वो नदी के भी क्या ऊपर आ जाती है और एक डेल्टा फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ ना इलाका निकल आता है और पता चला नदी जो है वो दो पार्ट्स में बट जाती है और यहाँ पर कुछ एरिया निकल आता है ना, नदी समुद्र से मिलते समय, है ना, ऐसे दो भागों में बट जाती है। इन मिट्टी के टापुओं को, है ना, इस आइलैंड्स को जो डेवलप कर जाते हैं डिस्चार्ज क्ले पार्टिकल की वजह से, इनको हम लोग डेल्टा कहते हैं, ठीक है, वी कॉल देम एज डेल्टा। तो जब भी नदी समुद्र के किनारे पहुंचती है ना, डिस्चार्ज क्ले पार्टिकल्स इकट्ठा होने की वजह से समुद्र नदी के बीच में से एक द्वीप सा निकल आता है और है ना एक डेल्टा बन जाता है। वो डेल्टा फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं कोलाइडल पार्टिकल के कोएगुलेशन से होता है ना, क्ले वाले जो कोलाइडल पार्टिकल है उनके कोएगुलेशन से होता है। एप्लीकेशंस की जहां तक बात है तो अगला एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, अगला एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन हो जाएगा। 8वां एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल रेन। इसको भी समझिए, होता क्या है, हवा में हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और कोलाइडल डायमेंशन में अगर कोई भी चीज पहुंच जाती है तो जल्दी आसानी से सेटल नहीं होती, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़कर कोएगुलेट कर जाएं और बरसात के रूप में बरस जाएं, तो आप है ना किसी भी प्लेन से ना, आप किसी भी प्लेन से उसके ऊपर, मान लीजिए प्लेन है ना, किसी भी प्लेन से आप उसके ऊपर है ना क्या छिड़काव करते हैं, आप उसके ऊपर दो चीजों का छिड़काव करते हैं, या तो AgI नाम का इलेक्ट्रोलाइट छिड़कते हैं उस प्लेन से, तो क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर जो है ना AgI में से कोई एक चीज क्या करती है, चिपकने लगती है और उसका अपर लेयर को क्या करती है, डिस्चार्ज कर देगी और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में क्या करेंगे, मिलने लगेंगे। एक्चुअली ये वाटर ड्रॉपलेट्स इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का एक फिक्स लेयर है, ठीक है, एक वाटर ड्रॉपलेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का लेयर है, अगला है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का लेयर है, तो दोनों वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं और आपस में मिलते नहीं। लेकिन जैसे ही आप AgI डालते हैं या इलेक्ट्रीफाइड सैंड डालते हैं, इलेक्ट्रीफाइड, है ना, आप जो है सैंड डाल दीजिए, उस पर इलेक्ट्रीफाइड सैंड डाल दीजिए, तो इन दोनों में कोई भी चीज डालने से वाटर ड्रॉपलेट्स का जो अपर लेयर है वो हट जाता है और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिलना शुरू करते हैं और बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में चेंज कर जाते हैं और बरसात शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल रेन में भी है ना कोलाइडल पार्टिकल्स के कोएगुलेशन का एप्लीकेशन है, ठीक है। अगली चीज क्या, स्टॉप ब्लीडिंग। अब कई बार आपने देखा होगा ना स्टॉप ब्लीडिंग क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि है ना, अगर आप गांव वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे कि आप जो नाव की दुकान होती है वहां पे अगर आप शेव करेंगे तो नाव एक इतना बड़ा बर्फ जैसा पत्थर रखा रहता है जिसको है ना हिंदी में आम बाबू बोलचाल की भाषा में फिटकरी कहते हैं, इंग्लिश में एलम कहते हैं। तो हमेशा जहां भी कभी आपसे कट जाए दाढ़ी बनाते समय या शेव करते समय या फिर शेव करने के बाद भी उसको वो रगड़ता है, इसलिए रगड़ता है कि कहीं छोटा मोटा अगर कट है ना, तो वो चीज वहां पर ब्लड कोएगुलेट कर जाए। अब क्यों ब्लड कोएगुलेट कर जाता है मैं बताऊं, हमारा जो ब्लड है वो एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, ब्लड है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है। और एलम जो है, एलम या FeCl3 जो है ना, इसमें आयरन आयन होते हैं +3 या एल्यूमिनियम +3 आयन्स होते हैं, ठीक है। ये आयन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज ब्लड के जो कोलाइडल पार्टिकल है उनके अपर लेयर को डिस्चार्ज कर देते हैं, अपर लेयर हट जाती है, ब्लड के कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में जुड़कर कोएगुलेट करके बड़े हो जाते हैं, सस्पेंशन में चेंज कर जाते हैं और जम जाते हैं। तो जहां पे आपको कट लगता है वहां इन कोलाइडल, वहां पे इन एलम या FeCl3 को रगड़ने से वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगेन जो है कोलाइडल पार्टिकल्स के कोएगुलेशन की वजह की जानकारी के वजह से हम लोग जो है ना ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए एलम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप मेटलर्जी यानी मेटलर्जी में भी इसका एप्लीकेशन पाएंगे, एड्सॉर्प्शन का, ठीक है। आप जानते हैं कि जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं, जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पाइन ऑयल में है ना एड्सॉर्ब होने की
है ना टेंडेंसी रखते हैं और वो झाग में चिपक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एड्सॉर्प्शन के फिनोमेना का एप्लीकेशन हम लोग है ना मेटलर्जी में देखते हैं। इसको हम लोग इस टेक्निक को फ्रोथ फ्लोटेशन कहते हैं, ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन कहते हैं, ठीक है। और आखिरी एप्लीकेशन क्या जो मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो है कि जब भी हम रोड बनाते हैं ना तो एसफाल्ट यूज करते हैं। वहां पे रोड बनाते समय एसफाल्ट जो है, या तो आप एसफाल्ट को मेल्ट करके रोड में बिछाइए, उसमें बहुत ज्यादा हीट लगेगा, एनर्जी जाएगी, तो करते क्या है, पानी और एसफाल्ट का एक इमल्शन बना लेते हैं और उस इमल्शन को हम लोग यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा है ना, इन रोड बिल्डिंग ऑफ रोड में भी हम कोलाइडल पार्टिकल, बिल्डिंग ऑफ रोड में भी हम लोग कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइड्स के जानकारी का यूज करते हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग asphalt we use emulsion of asphalt in water to make roads। इससे क्या होता है, हमें गलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी एनर्जी की बचत हो जाती है, सहूलियत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स देख लिया अच्छे से। हम लोगों ने देखा कि मेडिसिनल यूज है इसका, टैनिंग ऑफ रबर में काम आता है ना, टैनिंग ऑफ लेदर में काम आता है, रबर में काम आता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे AGBR लगाने के, है ना, प्रेसिपिटेट ना कर जाए इसके काम आता है, सीवेज वाटर के साफ सफाई में काम आता है, कोट्रेल स्मोक प्रेसिपिटेटर में भी हम कोलाइडल सोल्स की जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन में यूज होता है, आर्टिफिशियल रेन ब्लीडिंग को स्टॉप करने में, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, और रोड बनाने के काम आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या, यहां तक तो हम लोगों ने एप्लीकेशन अच्छे से देख लिया। आइए देखते हैं इमल्शन किसे कहते हैं। इमल्शन क्या होता है, जब भी आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिलाते हैं, ठीक है ना, मिलाते हैं और अगर वो मिल जाते हैं तो उसे हम इमल्शन कहते हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ या मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज कॉल्ड इमल्शन। ध्यान दीजिएगा, मान लो आप ना ऐसे दो इमिसिबल लिक्विड है, जैसे ऑयल और वाटर है, मतलब ऑयल ऊपर रह गया, वाटर नीचे रह गया, ठीक है ना, दोनों इमिसिबल हैं, तो बीच में क्या करेंगे, इंटरफेशियल लेयर बना देंगे, मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, मिक्स नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं इसमें, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, ठीक है, और फिर से इसको एजिटेट करेंगे, तो ये आपका एक इमल्शन में बदल जाएगा। हो सकता है कि अगर ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन हो, अगर होगा, तो इसमें ये जो ऑयल है इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं, है ना, मैं इसको रेड से बना दूं, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे पानी के अंदर, ऐसा, और ये इमल्शन बन जाएगा, ठीक है, इमल्शन बन जाएगा। आपको इसको एजिटेट करना होगा, ठीक है, तो इमल्शन बन जाएगा। तो ये इमल्शन क्या होता है, इमल्शन बेसिकली दो, है ना, इमिसिबल चीजों को मिलाकर एक मिक्सचर बनाने को इमल्शन कहते हैं। जो चीज घुलती है, छोड़ा ये डिस्पर्स्ड फेज कहलाती है, और जिसमें चीजें घुलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, ठीक है। और जो चीज आमतौर पे होता क्या है, जैसे ये ऑयल है, ठीक है, ऑयल है, ठीक है, ये ऑयल जो है ये वाटर में चिपका इसलिए है क्योंकि इस ऑयल के ऊपर एक इमल्सिफाइंग एजेंट की लेयर है, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट है ये, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, और ये इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो ऑयल के साथ भी कंफर्टेबल रहता है और वाटर के साथ भी कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। तो इसलिए ऑयल इसमें है। अगर आप इस इमल्सिफाइंग एजेंट को हटा देंगे तो ऑयल जो है ऊपर एक सरफेस बना देगा, बिल्कुल
तो वाटर से बाहर निकल आएगा। ये वाटर के अंदर मौजूद है क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट वाटर के साथ भी बाइंडिंग कर लेता है और ऑयल के साथ भी बाइंडिंग कर लेता है, तो ऑयल उसके अंदर जो है छिपा रहता है और पानी में ऐसा लगता है जैसे ऑयल पानी में घुल सा गया है। ठीक है, तो टोटल 3 चीजें होती हैं, है ना, डिस्पर्स्ड फेज जो घुलता है, डिस्पर्जन मीडियम जिसमें घुलता है, और इमल्सिफाइंग एजेंट जिसके वजह से घुलता है। ठीक है, तो मैंने आशा है कि आपको ये चीज समझ में आएगा कि इमल्शन किसे कहते हैं। अब डिमल्सिफिकेशन किसे कहा जाता है, सेकेंड चीज। ठीक है, पहली चीज मैंने बताया इमल्शन किसे कहते हैं। ठीक है, इमल्शन किसे कहते हैं। दूसरी चीज है डिमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं। डीमल्सिफिकेशन होता है वापस से ये चीज अगर इधर चली जाए तो इसको डिमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दीजिए तो इसको इमल्सिफिकेशन कहेंगे, और किसी वजह से अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट हटा देते हैं तो इस प्रोसेस को आप डिमल्सिफिकेशन कहते हैं। आप डिमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए डिमल्सिफिकेशन क्या होता है। डिमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, डिमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इमल्सिफाइंग एजेंट हम रिमूव कर देते हैं। ये किसी तरह से, है ना, ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो लेयर बनाया हुआ है ऑयल और वाटर के इंटरफेस पे, उसको किसी तरह से अगर आप रिमूव कर दीजिए तो सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ जुड़ के और एक लेयर में क्या कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो डिमल्सिफिकेशन है कि इमल्सिफाइंग एजेंट को हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें। डिमल्सिफिकेशन is process to convert emulsion into dispersed phase plus dispersion medium। dispersed phase और dispersion medium में वापस सेपरेट करने के लिए का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डिमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये होता कैसे, is carried out by destroying the इमल्सिफाइंग एजेंट। किसी तरह से इमल्सिफाइंग एजेंट को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें, ठीक है ना, इसको हटा दें तो ये ऑयल और वाटर क्या कर जाएगा, सेपरेट कर जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग, है ना, डिमल्सिफिकेशन कहते हैं। डिमल्सिफिकेशन कैसे होता है, तो डिमल्सिफिकेशन कई तरीके से होता है। कई बार आप फ्रीज कर दीजिए चीजों को, तो फ्रीज करने से, है ना, इमल्सिफाइंग एजेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिमल्सिफिकेशन इज कैरीड आउट बाय फॉलोइंग वेज। क्या क्या तरीके हैं, इज कैरीड आउट बाय फॉलोइंग वेज। ए, फ्रीजिंग, आप चीजों को फ्रीज कर दीजिए। ठीक है, कई बार कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि प्रोटीन वगैरह के बने होंगे तो उसे ज्यादा गर्म करने से आप, है ना, उसके इमल्सिफाइंग एजेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि, है ना, दही वगैरह में से, है ना, फैट को निकालने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जो आप एजिटेट करते हैं, है ना, मथते हैं दही को, तो जो मिल्क के ऊपर जो प्रोटीन होता है, केसिन, ध्यान दीजिएगा, इसका एक एग्जांपल मिल्क भी हो सकता है ना। मिल्क में भी ऑयल और वाटर होता है और इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में, है ना, केसिन प्रोटीन पाया जाता है ना, इन मिल्क में केसिन प्रोटीन जो है वो, है ना, ऑयल और वाटर, ऑयल ड्रॉपलेट्स को वाटर में सस्पेंड किया रहता है मिल्क के अंदर। अब जब आप दही जम जाता है तब भी केसिन प्रोटीन ही फैट और वाटर को एक दूसरे से, फैट और वाटर को मिलाने में हेल्प करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। जब दही मथते हैं, एजिटेट करते हैं उसको, तो ये जो प्रोटीन की लेयर है ये हट जाती है फैट पे से, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और लगातार फैट ड्रॉपलेट्स जमकर ऊपर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं दही में से, है ना, मक्खन निकला है। ठीक है, दही में से मक्खन निकल गया। ठीक है, तो डिमल्सिफिकेशन जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से भी किया जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन से भी, है ना, हम लोग जो है ना, डिमल्सिफिकेशन कर सकते हैं। डिमल्सिफिकेशन करने का एक और तरीका क्या है कि आप कोई ऐसा सॉल्वेंट डाल दीजिए जिसमें आपका इमल्सिफाइंग एजेंट डिसॉल्व कर जाए। ठीक है ना, तो रिमूवल ऑफ डिमल्सिफायर, रिमूवल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट by
dissolving it in any solvent, तो किसी और सॉल्वेंट में अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट को डिसॉल्व कर दें तो भी इमल्सिफाइंग एजेंट, मान लीजिए केसिन प्रोटीन है, आप दूध में या मिल्क में कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कोई सॉल्वेंट डाल दीजिए जिसमें केसिन प्रोटीन घुल जाता, ठीक है, जिसमें केसिन प्रोटीन अगर डिसॉल्व कर जाए तो हम पाएंगे कि केसिन डिसॉल्व कर गया तो ऑयल और वाटर जो है ना, एक दूसरे के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को दोनों अपनी अपनी लेयर सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज इमल्शन, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। मैंने आपको डिमल्सिफिकेशन भी सिखा दिया कि डिमल्सिफिकेशन कैसे कैसे कैरी आउट किया जाता है, फ्रीजिंग के द्वारा, हीटिंग के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, और इमल्सिफाइंग एजेंट को डिसॉल्व करके किसी और सॉल्वेंट में भी हम डिमल्सिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरी बात है, कितने तरह के इमल्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ इमल्शंस, टाइप्स ऑफ इमल्शंस। तो इमल्शंस दो तरह के होते हैं, ठीक है, मैं कहूंगा इमल्शंस दो तरह के होते हैं। पहला ऑयल इन वाटर टाइप और दूसरा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ऑयल इन वाटर टाइप मतलब क्या हो गया, जहां ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर में घुले हों, है ना, इसको जहां पे ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज हो और वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम हो, है ना, तो हम उसको हम ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन कहते हैं, ठीक है। ध्यान इस बात का देना है कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो मिल्क हो जाएगा, ठीक है। मिल्क में फ्लैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो घुले होते हैं, या वैनिशिंग क्रीम जो है ना, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा जिसमें फैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है वाटर में घुले होते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है वाटर इन ऑयल टाइप। वाटर इन ऑयल टाइप में क्या होता है, वाटर जो है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो डिस्पर्स्ड फेज का काम करेंगे, जबकि है ना ऑयल जो है वो डिस्पर्जन मीडियम का काम करेगा, डिस्पर्जन मीडियम का काम करेगा, और इसको कलेक्टिवली हम वाटर इन ऑयल टाइप, है ना, इमल्शन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे कोल्ड क्रीम हो गया या कॉड लिवर ऑयल हो गया, ठीक है ना, कोल्ड क्रीम हो जाएगा या है ना कॉड लिवर ऑयल हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो है ना वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन के हो जाएंगे। अब अगली चीज क्या, अगला टर्म है इमल्शन के केस में इन्वर्जन ऑफ फेज। तो चौथी चीज क्या है, इन्वर्जन ऑफ फेज। इन्वर्जन ऑफ फेज एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन को वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में बदल देते हैं, ठीक है ना, इसको हम इन्वर्जन ऑफ फेज कहते हैं। यानी मैं यहीं पे एग्जांपल दे सकता हूं कि अगर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है और किसी तरह से आप उसको वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में चेंज कर दीजिए तो हम कहेंगे इसका फेज इन्वर्जन हो गया। या उल्टा कह दीजिए, अगर कोई वाटर इन ऑयल टाइप है और उसको आप ऑयल इन वाटर टाइप करते हैं तो भी हम कहेंगे कि उसका क्या, फेज इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो चौथी बात क्या, इन्वर्जन ऑफ फेज। इन्वर्जन ऑफ फेज हो जाता है फोर्थ पॉइंट, inversion of phase, inversion of phase, the conversion of, आप ऐसे कह सकते हैं कि इन्वर्जन ऑफ फेज क्या होता है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन अगर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में चेंज कर जाता है तो हम कहेंगे इसे इन्वर्जन ऑफ फेज, ठीक है। या उल्टा वाटर इन ऑयल टाइप है, अगर ऑयल इन वाटर टाइप हो जाता है तब भी हम इसको इन्वर्जन ऑफ फेज कहेंगे, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ फेज को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। ऑयल इन वाटर टाइप अगर वाटर इन ऑयल टाइप में चेंज कर जाता है, वाटर इन ऑयल टाइप ऑयल इन वाटर टाइप में चेंज कर जाता है तो इसको हम लोग इन्वर्जन ऑफ फेज कहते हैं। आप पांचवी चीज क्या, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इमल्शन है, ऑयल इन वाटर टाइप है कि वाटर इन ऑयल टाइप है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन कैसे किया जाता है, तो इसके कई तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। पहला डाइल्यूशन टेस्ट, ना, पहला डाइल्यूशन टेस्ट,
डाइल्यूशन टेस्ट क्या होता है? अगर किसी इमल्शन में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। डाइल्यूशन टेस्ट क्या होता है? मान लीजिए ये वाटर इन ऑयल टाइप है और एक है ऑयल इन वाटर टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप। तो ऑयल इन वाटर टाइप में अगर आप और वाटर ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वाटर है ना, ऑयल तो थोड़ा थोड़ा मोड़ा है, पानी ऐड करेंगे ये इसका लेयर क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर डालने पर अगर आपको दो लेयर नहीं मिल रही है, वाटर अगर डालेंगे, पहले से भी वाटर है, वाटर और वाटर आपस में घुल जाएगा, है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या है, जैसे ही ऑयल वाले इमल्शन में आप पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे, तो क्या होगा? जैसे ही आप वाटर इन ऑयल टाइप में वाटर डालेंगे तो ऑयल पहले से है, ऑयल पहले से है, ऑयल में वाटर मिल नहीं पाएगा तो वाटर की एक अपनी लेयर बन जाएगी। तो अगर पानी डालने से, डाइल्यूट करने से दो लेयर मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है। और अगर पानी डालने से ये लेयर बढ़ जा रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूरा एक ही जैसा सॉल्यूशन रह रहा है, पहले यहां लेयर थी अब बढ़कर यहां आ गई, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऑयल इन वाटर टाइप है। ध्यान दीजिएगा, पानी डालने से अगर कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना, नो डिफरेंट लेयर इज प्रोड्यूस्ड, डिफरेंट लेयर इज प्रोड्यूस्ड, अगर कोई डिफरेंट लेयर नहीं बनती है, देन लेडीज एंड जेंटलमैन इट इज ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक है, लेकिन वाटर डालने से अगर सेपरेट लेयर इज फॉर्म्ड, अगर एक सेपरेट लेयर बन जाती है, देन इट इज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। तो इसको कहते हैं डाइल्यूशन टेस्ट। पानी डालने से एक अलग लेयर बन जाएगी, वाटर इन ऑयल टाइप, पानी डालने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऑयल इन क्या, वाटर टाइप इमल्शन हो जाएगा। ठीक है, एक टेस्ट तो हो गया डाइल्यूशन टेस्ट। दूसरा टेस्ट है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट क्या होता है? कुछ ऐसे डाइज आते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, फैट सॉल्युबल होते हैं, ऐसे कुछ डाइज होते हैं। डाई किसे कहते हैं? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको किसी चीज में डालने पर कोई कलर आता हो, ठीक है, तो हम उसको डाई कहते हैं। तो अगर कोई, है ना, अगर कोई ऐसा आपको इमल्शन मिलता है जिसमें डाई डालने से कलर आ जाए, तो मतलब उसमें फैट वाला या ऑयल वाला इमल्शन है, तो पक्का वो वाटर इन ऑयल टाइप होगा। ध्यान दीजिएगा, डाई टेस्ट में फैट सॉल्युबल डाई लेते हैं, फैट सॉल्युबल डाई लेते हैं, ठीक है। अब अगर डाई प्लस ऑयल इन वाटर टाइप होगा तो वाटर में डाई कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, तो नो कलर, कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी डाई को, जिस डाई की मैंने यहां बात की है, अगर वाटर इन ऑयल टाइप, तो ऑयली ऑयल होगा, उसमें ऑयल उसका डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है, इस ऑयल को डाई ऑयल में मिलकर, है ना, विल प्रोड्यूस कलर। तो अगर फैट सॉल्युबल डाई डालने पर कलर आता है तो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है, और अगर नहीं आता है तो वो जो है ना, आपका जो है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है। आखिरी टेस्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। अब ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि ऑयल अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स की मौजूदगी की वजह से वाटर एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ध्यान दीजिए, अगर आप एक इलेक्ट्रोड डाल दीजिए इमल्शन में, आपको नहीं पता, और आप करंट पास करिए, अगर करंट बहता है, अगर करंट फ्लोज, कंडक्शन होता है, तब वो ऑयल इन वाटर टाइप है। और अगर करंट नहीं बहता, नो करंट नहीं बहता, यानी ये ऑयल वाला है, तो हम कहेंगे वो क्या है ना, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है। ठीक है, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होगा। तो मैंने वो पांचवी चीज बता दी कि कैसे आप, है ना, इमल्शंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब बात बच जाती है एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन।
ठीक है, तो छठी चीज क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इमल्शंस। एप्लीकेशन ऑफ इमल्शंस, इमल्शंस का क्या एप्लीकेशन होगा देखा जाए तो इमल्शन के कई एप्लीकेशन, जैसे जब भी आप डेटॉल को पानी में डालते हैं, ठीक है ना, नहाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, या फिर फिनाइल को पानी में डालते हैं और उससे आप फ्लोर की सफाई करते हैं, तो ये जो फिनाइल या जो डेटॉल पानी में मिलता है ये इमल्शन बनाता है। ठीक है, तो इमल्शन का क्या एप्लीकेशन है, ए वेन एवर डेटॉल और फिनाइल are mixed with water, they form emulsion, अगली चीज क्या, ठीक है, वो इमल्शन बना देते हैं। अगली चीज क्या, नेक्स्ट चीज है ना, अगर आप बात करें जैसे जब भी आप जो खाना खाते हैं उसमें जितने भी तेल या ऑयली चीजें होती हैं वो भी हमारे इंटेस्टाइन में इमल्शन के फॉर्म में जब चेंज होती हैं तभी हमारा इंटेस्टाइन उसको क्या कर पाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट कर पाता है, तो है ना, डाइजेशन में भी इमल्शन का जरूरत पड़ता है। डाइजेशन में इंटेस्टाइन में फैट एंड वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, इमल्शन बनाते हैं, और तभी वो हमारा है ना इज एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन। तो ध्यान दीजिएगा, इंटेस्टाइन, तो डाइजेशन करते वक्त इंटेस्टाइन के अंदर फैट और वाटर इमल्शन बनाते हैं, तब जाके कहीं हमारी बॉडी जो है ना उसको है ना इमल्शन के रूप में एब्जॉर्ब कर पाती है। नेक्स्ट इमल्शन का एग्जांपल मिलता है फ्रोथ फ्लोटेशन में, जो कि आप इसके डिटेल में जा सकते हैं मेटलर्जी चैप्टर में। फ्रोथ फ्लोटेशन में पाइन ऑयल जो है ना, पाइन ऑयल जो है वो इमल्शन फॉर्म करता है। ठीक है ना, पाइन ऑयल प्लस वाटर में मिलकर इमल्शन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और हमें सल्फाइड और के है ना ड्रेसिंग में है ना फ्रोथ फ्लोटेशन काम आता है, तो यहां पे भी इमल्शन की जरूरत पड़ती है। जब भी आप हाथ धोते हैं या डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं, ठीक है ना, डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं या साबुन से हाथ धोते, तो जो साबुन जो है वो भी पानी के साथ इमल्शन बनाता है। तो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है ना, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप ऑल्सो टेक्स प्लेस इन इमल्शन फेज। सोप टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग इमल्शन। ठीक है, तो फॉर्मिंग इमल्शन बना के ही क्लेंजिंग एक्शन होता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये बात पहले भी बताई है आपको एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स में भी, कि एस्फाल्ट जो है ना उसको गर्म करके रोड पे बिछाने के बजाय हम उसको पानी में मिला के इमल्शन बना देते हैं और तब उसको हम लोग रोड पे बिछाते हैं। इससे एस्फाल्ट को गर्म करने और मेल्ट करने की ऊर्जा जो है वो बच जाती है। ठीक है, तो एस्फाल्ट है ना, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि एस्फाल्ट और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, इमल्शन बनाते हैं, है ना, और इट इज यूज्ड इन रोड फॉर्मेशन, यूज्ड इन मेकिंग रोड्स। ठीक है, रोड्स बनाने में काम आता है। तो मैंने अब तक इमल्शन पे आपको 6 बातें बताई हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इमल्शन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि डीमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि कितने तरह के इमल्शन होते हैं, इन्वर्जन ऑफ फेज किसे कहते हैं, 5वीं चीज बताई मैंने कि आप कैसे इमल्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने आपको यह भी बताया कि इमल्शंस का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहां ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगली चीज क्या, कोलॉइड्स की तरह ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इमल्शन शो करते हैं। इमल्शन को पहचानने के लिए आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है पे दाव लगाएंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इमल्शन शो करते हैं। तो 7वीं बात यही हो जाएगी, प्रॉपर्टीज exhibited by emulsions, properties exhibited by emulsion। ठीक है, इमल्शन के द्वारा जो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट की जाती है ना, प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय इमल्शन कौन कौन सी होती है, वही सारी जो मैक्सिमम कोलॉइड्स की होती है। पहली है ना, आप याद रखिए, इमल्शंस जो है वो है ना टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। एक बात, दे विल एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट।
दूसरा जो है, ये लोग ब्राउनियन मोशन भी शो करते हैं, ठीक है, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, ठीक है। तीसरा, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कोलाइड्स की तरह ही शो किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। चौथी प्रॉपर्टी जो है ना, वो क्या है कि इनकी एक और खास बात होती है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस शो करते हैं। इसके अलावा आप इमल्शन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स में भी तोड़ सकते हैं। ये इमल्शन की एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है। यानी इमल्शन को आप डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। कैन बी ब्रोकन, इमल्शन कैन बी ब्रोकन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स, broken into constituent liquids किया जा सकता है, ना, तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन भी बता दिया। लास्ट बात जो इमल्शन के लिए बच जाती है वो है कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इमल्शन के, इसको भी जाना जाए कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इमल्शन। तो इमल्शन के हार्मफुल इफेक्ट्स पेट्रोलियम इंडस्ट्री में दिखाई पड़ते हैं मेनली। 8th एंड लास्ट पॉइंट, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इमल्शंस। अब पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि जहां पर पेट्रोल जो है वो पानी में मिल जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम है समुद्र जमीन के अंदर पाया जाता है, वही जमीन के अंदर पाया जाने वाला पेट्रोलियम अगर पानी से क्या कर जाए, मिक्स कर जाए, तो वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन बना लेता है। और इससे हमें पेट्रोलियम के जो पदार्थ है, जो पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको सेपरेट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ना, इमल्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड emulsion of petroleum and emulsion of petroleum and water, emulsion of petroleum and water form found in oil. Emulsion of petroleum and water found in oil wells creates a lot of problem during distillation. जब भी आप इसका डिस्टिलेशन करेंगे, इनको चीजों को, पेट्रोलियम के अंदर की चीजों को सेपरेट करना मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोलियम मतलब होता है जो कच्चा तेल पानी से, जो जमीन से निकलता है, उसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। अगर उसमें पानी मिल जाए तो एक इमल्शन बन जाता है, उस इमल्शन से फिर पेट्रोलियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एस्फाल्ट, इसको निकालना काफी मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है इमल्शन का। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कई जगहों पे पेट्रोलियम जो है ग्राउंड वाटर में मिल जाता है और वो पानी को ना अनफिट बना देता है पीने के लिए, ठीक है। तो फिर दूसरी बात भी इसी से रिलेटेड है, इमल्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड ग्राउंड वाटर makes the groundwater unfit for groundwater unfit for consumption, unfit for human consumption, ठीक है। और ठीक है, तो ये दूसरा हार्मफुल इफेक्ट हो गया। तीसरा हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि जहां कहीं भी पेट्रोलियम, कई बार शिप ऑयल टैंकर्स में सीपेज हो जाता है, लीकेज हो जाता है और पानी में ना, पानी, समुद्र के पानी में पेट्रोल गिर जाता है, तो वहां पे समुद्र का पानी और पेट्रोल मिलकर है ना इमल्शन बना देते हैं और ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो अगला इफेक्ट क्या, अगला जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या है कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम ही ले लीजिए, कच्चा तेल ही सही है ना, पेट्रोलियम प्लस सी वाटर रिजल्ट्स इन इमल्शन। दिस पेट्रोल, ये पेट्रोल कहां से आता है, ड्यू टू लीकेज ऑफ ऑयल टैंकर्स, ठीक है। ऑयल टैंकर्स जो हैं ना, शिप्स जो हैं, उनके लीकेज से जो भी पेट्रोलियम समुद्र में गिरता है वो सी वाटर के साथ इमल्शन बना देता है और इट बिकम्स वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है।
ठीक है, तो यहां पे मैंने है ना 7-8 चीजें आपको इमल्शन के बारे में बताई। इमल्शन किसे कहते हैं, है ना, डिमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं, कितने तरह के इमल्शंस होते हैं, व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ फेज, कैसे आप इमल्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन, और व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इमल्शन, इन सब पे बातचीत की हम लोगों ने। ठीक है, अब इस लेक्चर में जो बच जाता है वो है ना मिसेल्स। तो आइए मिसेल्स पे बातचीत करते हैं।